हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि आज की वीडियो में ना हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th का बायोलॉजी, और बायोलॉजी का हम लोग सब्जेक्टिव करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जो थे बोल रहे थे कि सर जी बायो का सब्जेक्टिव करा दीजिए, बायो का सब्जेक्टिव करा दीजिए। तो आज हम कुछ यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये सारा का सारा क्वेश्चन क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू कर देते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, कि सभी बच्चे यहाँ पे क्या करें, आ सके। तो चलिए बाबू, यहाँ पे अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो बाबू फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, चैनल को जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने सारे स्टूडेंट है फटाफट आइए और आके आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से चैनल को आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस किए और पे, और यहाँ देखिए ऑल पे करने के बाद से लाइक भी वीडियो को जरूर कीजिएगा। और जो भी बच्चे यहाँ देख लीजिए व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। बहुत ही कम टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। नंबर नोट कीजिए 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से जुड़ जाइए। जितने सारे स्टूडेंट हैं फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। तो बाबू यहाँ पे चलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग बायो का सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, और इसका पीडीएफ भी दे देंगे। कहाँ से आपको मिलेगा आप लोग को बता देंगे। और जितने भी बच्चे पैड ग्रुप ज्वाइन नहीं किए ना, पैड पीडीएफ नहीं लिए, जल्दी से जल्दी बाबू ले लीजिए, टाइम आपका बिल्कुल कम बचा है। तो चलिए बाबू यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन 2 बार पूछा गया या 3 बार ये पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि शराब या अल्कोहल के दुष्परिणामों का यहाँ देखिए वर्णन करें, उल्लेख करें। यानी अल्कोहल पीने से, शराब पीने से हमारी शारीरिक शक्ति में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे मानसिक संतुलन पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी शराब पीने से हमारी क्या हानियां हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बाबू इसको हम लोग समझते हैं ताकि आपको याद हो जाए। अगर आपसे पूछेगा कि शराब या अल्कोहल पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा बाबू कि शराब या अल्कोहल के दुष्परिणामों का वर्णन करें, यानी शराब या अल्कोहल से क्या हो सकता है, क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो पहला तो बाबू यहाँ देखिए मानसिक विकार का उत्पन्न होना। फिर बच्चों क्या होगा, मानसिक विकार आपका क्या होगा, उत्पन्न होगा। यानी कहने का मतलब क्या, निगेटिविटी आपके दिमाग में ज्यादा आएगी। फिर बच्चों दिमाग थोड़ा कम काम करेगा, यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। यकृत का खराब होना, बाबू क्या करेगा, आपके लीवर को सबसे पहले डैमेज करता है कौन, तो अल्कोहल या शराब। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे दुष्परिणाम पूछा है। पहला लिखना है कि मानसिक विकार का उत्पन्न होना, दूसरा यकृत का खराब हो जाना, तीसरा रक्तचाप का काफी बढ़ जाना, यानी हाई प्रेशर होना। क्या बाबू, रक्तचाप क्या होना, मतलब बहुत ही आगे बढ़ जाना, मतलब हाई हो जाना, उसका बढ़ना। यानी कहने का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ब्लड जो प्रेशर होगा ना वो हाई हो जाएगा। हृदय संबंधित रोग होगा, प्यारे बच्चों हार्ट का आपका रोग हो जाएगा। यहाँ देखिए दारू पीने के और अल्कोहल और शराब पीने के आपको दुष्प्रभाव को बता रहे कि कौन कौन से इसके दुष्परिणाम है। तो आप लोग भी समझ लीजिएगा। आप लोग तो बच्चे हैं, आगे चल के सोचिएगा पीने का, तो पहले ध्यान रख लीजिए कि शराब पीने से क्या क्या हो सकता है। पहला यहाँ देखिए होश व यहाँ देखिए हवास का खो जाना, पी के क्या हो जाना, टल्ली हो जाना। पी लीजिएगा शराब, मान लीजिए कोई शराब पीता है, पी के होश आवाज खो देता है, कहीं भी जाके नाली में गिर जाएगा, गोबर में जा गिर जाएगा, कहीं भी कचड़े में जाके क्या करेगा, वो गिर जाएगा, यानी होश आवाज सब खो देता है। उसके बाद से लिखिएगा कि अचानक हृदय गति का रुक जाना, यानी क्या होता है, हार्ट अटैक की समस्या आ जाती है, हृदय गति क्या होती है, रुक जाती है, आदमी की इससे मृत्यु भी हो सकती है। और प्रेग्नेंट महिला जो होती है ना, वो खास करके शराब का सेवन न करें। तो यहाँ पे दुष्परिणाम आपको बताना है, ये आपको लिख देना है कौन, यहाँ पे कैंसर रोग का हो जाना आदि, यानी शराब पीने से बाबू कैंसर भी होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इन सब बातों को। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, जो कि ये क्वेश्चन बाबू 2020 में पूछा था। ये 2020 में पूछा था और भी 1-2 बार पूछा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि शराब अल्कोहल के दुष्परिणामों का वर्णन करें। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या होगा आपका, कि मानसिक विकार उत्पन्न होगा। प्यारे बच्चों मानसिक विकार उत्पन्न होगा। दूसरा यहाँ देखिए यकृत खराब हो जाना, यकृत खराब हो जाएगा, यानी हृदय, यकृत का मतलब लीवर की समस्या आ जाएगी, लीवर सड़ गल जाएगा बाबू, इतना खतरनाक होता है। यहाँ देखिए रक्तचाप का काफी बढ़ जाना, हाई प्रेशर का हो जाना, ब्लड प्रेशर आगे बढ़ना। यहाँ देखिए हृदय, यहाँ देखिए संबंधित रोग उत्पन्न होना, यानी प्यारे बच्चों क्या हार्ट का बीमारी हो जाएगा। दूसरा होश व हवास खो जाना, पी के टल्ली हो जाना, कहीं भी गिर जाइएगा, किसी को गाली दे दीजिएगा,
कहीं भी प्यारे बच्चों कुछ भी हो सकता है। अगला यहाँ आप देखिए अचानक हृदय छाती का रुक जाना, यानी प्यारे बच्चों दिल का धड़कन भी रुक सकता है और आप टपक भी सकते हैं। और दूसरा कैंसर जैसी यहाँ पे खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका? अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे, ये इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पे नोट कर ले देंगे। सभी बच्चे नोट कर लेंगे। नोट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए दूसरा नंबर की। आप देखिए अपेरिन, यहाँ देखिए हाल्डेन सिद्धांत क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा गया है कि यहाँ देखिए अपेरिन, यहाँ देखिए हाल्डेन सिद्धांत क्या होता है। अपेरिन हाल्डेन सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए इस सिद्धांत को रूस के वैज्ञानिक यहाँ देखिए AI यहाँ देखिए ओपेरिन और इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्यारे बच्चों कौन, तो यहाँ देखिए JB यहाँ देखिए हाल्डेन ने प्रतिपादित किया था। सबसे पहले आपको इतना लिखना ही पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे समझिएगा कि जो ओपेरॉन और यहाँ देखिए हेल्डन का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये तो दो नाम है जिसमें से आपको लिखना है कि इस सिद्धांत को रूस के वैज्ञानिक यहाँ देखिए AI ओपेरिन और इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्यारे बच्चों JB यहाँ देखिए हाल्डेन ने प्रतिपादित किया था। इतना लिख दिया। अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार आपको लिखना है कि महासागर में जीवन का प्रारंभ हुआ। महासागर जितने भी होते हैं उसमें जीवन का प्रारंभ हुआ। उस समय पृथ्वी का तापमान ज्यादा था। यहाँ देखिए कब की बात करें, इनके अनुसार जब यहाँ देखिए महासागरों में जीवन का जो प्रारंभ हुआ था ना, उस समय इनके अनुसार क्या था बाबू, पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था। लेकिन वायुमंडल में प्यारे बच्चों क्या मीथेन और यहाँ देखिए अमोनिया जैसी गैसों का क्या था प्यारे बच्चों, ज्वालामुखी से ज्यादा थे। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है इनका अनुसार, यानी इनका सिद्धांत लिखना है। और उसके बाद लिखना है कि इस समय यहाँ देखिए वातावरण में न के बारे में यहाँ देखिए न के बराबर है, इसीलिए जीव भी क्या होते हैं, अवयवीय थे। यानी कहने का मतलब क्या कि जीव भी बहुत ही ज्यादा थे। यानी चलिए फिर से हम आपको इनको सिद्धांतों को समझाते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए और ये एग्जाम में आए तो आप लोग लिख सकें। देखिए क्वेश्चन है कि अपेरिन हाल्डेन, यहाँ देखिए हाल्डेन के सिद्धांतों को लिखे। तो सबसे पहले कि इस सिद्धांत को रूस के वैज्ञानिक AI ओपेरिन ने और यहाँ देखिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक JBS हाल्डेन ने इसको प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार महासागर में जीवों का प्रारंभ जब हुआ था ना, महासागर में जीवों का जब प्रारंभ हुआ था उस समय पृथ्वी का जो तापमान था ना वो बहुत ज्यादा था। लेकिन वायुमंडल में जैसे मेथेन CH4 क्या मेथेन और यहाँ देखिए अमोनिया जैसी गैसों का कम और यहाँ देखिए ज्वालामुखी ज्यादा थे। अमोनिया गैसें और मिथेन गैसें कम थी लेकिन ज्वालामुखी ज्यादा थे। इस समय आप देखिए वातावरण में ना के बराबर है, यानी ये जो अमोनिया गैस जो है और मिथेन है ये बहुत ही ना के बराबर है, इसलिए जीव भी क्या है बाबू, अवयवीय थे। तो यहाँ पे ये सिद्धांत है, आपको लिख देना है बिल्कुल प्यारे बच्चों। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से, जितने सारे स्टूडेंट है फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि ये जरूरी है स्क्रीनशॉट लेना। चलिए अब यहाँ देखिए इसका PDF भी मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ देखिए कायिकी जनन क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है कि कायिक जनन क्या होता है। कायिक जनन, कायिकी जनन कुछ भी बोलिए, तो कायिक जनन यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही बढ़िया यहाँ देखिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि कायिक जनन क्या होता है। तो यहाँ देखिए जब किसी पौधों में, यहाँ पे समझिएगा कि जब किसी पौधों में जड़ तने पत्ती के द्वारा नए पौधों को जन्म दिया जाता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो कायिक जनन बोलते हैं या वृद्धि जनन बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दे कायिक जनन या वृद्धि जनन क्या है, तो आपको प्यारे बच्चे यहाँ पे ऐसे ही लिखना है कि जब किसी पौधे में जड़ तने पत्ती के द्वारा नए पौधों को जन्म दिया जाता है ना, जब किसी पौधों में जड़ तने पत्ती के द्वारा किसी भी नए पौधों को जन्म दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन या वृद्धि जनन कहते हैं। यहाँ देखिए इससे आसान डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद से लिखना है कि नए पौधे आकारकीय व अंशुकीय रूप से क्या होते हैं, अपने मातृ पौधों के एकदम समान होते हैं। यानी जो पौधे उसमें से निकलते रहते हैं ना, आकार और यहाँ देखिए क्या अनुवांशिक रूप से अपने मातृ जिन्होंने इसको जन्म दिया उसके एकदम समान रहेंगे। तो यहाँ पे आपको लिख देना है वह इनके गुण अपने मातृ पौधों के एकदम समान होते हैं। यानी गुण और यहाँ देखिए आकार और प्यारे बच्चों जितना भी होता है इनके क्या होते हैं, एकदम मातृ पौधे के समान होता है। तो यहाँ पे बाबू ये कायिक जनन आपको याद होना चाहिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए बहुत ही जल्द बायो का भी आपका 100 सब्जेक्टिव आने वाला है, पूरा का पूरा 100 सब्जेक्टिव।
तो यहाँ पे आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे बहुत जल्दी कराने वाले हैं बाबू, लिखने वाला कोई नहीं है क्वेश्चन, नहीं तो हम अभी करा देते हैं। ये देखिए कायिक जनन क्या है, तो जब किसी पौधे में जड़ तने पति द्वारा नए पौधों को जन्म दिया जाता है, कायिक जनन या वृद्धि जनन कहते हैं। नए पौधे आकारकीय व आंशिकीय रूप से अपने मातृ पौधे के एकदम क्या होते हैं, समान होते हैं, व इसके गुण अपने मातृ पौधों के एकदम क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। अब देखिए कि मेंडल द्वारा मटर के पौधों का चुनाव करने का कारण, अब बताइए कि मेंडल द्वारा मटर के पौधों का चुनाव करने का कारण क्या है, फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। यहाँ पे आपको इसको समझना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आपको याद रखना कि आज बायो का ही 11 में 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, तो जितने सारे स्टूडेंट है ना आप लोग जरूर आइएगा बायो का क्लास करने। और यहाँ देखिए बायो का सब्जेक्टिव हम आपको कराएंगे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए कि मेंडल द्वारा मटर के पौधों का चुनाव करने का कारण क्या था, यानी मेंडल के द्वारा मटर के पौधों का चुनाव करने का कारण क्या था, ये आप लोग समझिएगा कि मेंडल ने आखिर क्यों मटर के पौधों को ही चुना, ये तो क्वेश्चन है ना। तो देखिए हम आपको बताते हैं, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन अपने कारणों से किया। क्यों कारणों से, क्योंकि मटर एक वर्षीय पौधा होता है जिसको आसानी से उगाया जा सकता है। समझिएगा सबसे पहले कि मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों चुना, तो यहाँ दिए आपको लिखना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का ही चयन किया, उनके कारणों से किया कि जो मटर के पौधे होते हैं ना वर्षीय पौधा होता है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है और हर साल प्रयोग के परिमाण प्रति इसको क्या कर दिया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग नहीं समझे, फिर से हम आपको समझाते हैं कि क्यों उन्होंने मटर के पौधों का चुना, क्या क्या विशेषता है इस मटर के पौधों में। देखिए मटर, यहाँ देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के का चयन उनके कारणों से किया। मटर एक वर्षीय पौधा है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है। यहाँ देखिए अपने कारणों से किया क्योंकि मटर एक क्या होता है, वर्षीय पौधा होता है जिसे कभी भी उगाया जा सकता है और हर साल प्रयोग के यहाँ देखिए परिमाण प्राप्त किए जा सकते हैं, और हर साल प्रयोग के परिमाण प्राप्त किए जा सकते हैं। पौधों में ज्यादा फल व फूल होती है जिससे बीज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो मटर के पौधे होते हैं ना उसमें ज्यादा फल और फूल होते हैं जिससे उसके बीज आसानी से क्या होते हैं, प्राप्त हो सकते हैं, और इसको छोटी जगह पर उगाया जा सकता है। ये आपको बताना है कि क्यों उन्होंने चयन किया, तो ये आपको लिखना है कि जो पौधे होते हैं वो ज्यादा, जो मटर के पौधे होते हैं ज्यादा फल फूल होते हैं जिससे उसमें बीज आसानी से प्राप्त हो जाता है, और यहाँ देखिए इसके छोटे जगह पर भी उसको उगाया जा सकता है। मटर के फूल द्विलिंगी होते हैं, सबसे मेन रीजन ये होता है कि जो मटर के फूल होते हैं ना ये द्विलिंगी होते हैं, मटर के फूल द्विलिंगी होते हैं, इस कारण से स्वपरागणी यहाँ पे क्या होता है, स्वपरागणी होता है। तो ये सबसे मेन पॉइंट है आपका, ये लिख लीजिएगा। इसमें अनेक यहाँ देखिए विपरीत लक्षण यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये सब जितना है ना मेन पॉइंट है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, मतलब चयन इसलिए किया था कि मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा होता है जिसे आसानी से उगाया जा सकता है और हर साल प्रयोग के लिए परिमाण इसके प्राप्त किए जा सकते हैं। मटर के पौधे में ज्यादा फूल, यहाँ देखिए फल और फूल होते हैं जिससे बीज को आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ देखिए इसे छोटी जगह पे उगाया जा सकता है। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद से लिखिएगा कि मटर के फूल द्विलिंगी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान कीजिएगा कि मटर के फूल द्विलिंगी होते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा कि मटर के फूल क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, इसी कारण से ये क्या होते हैं, स्वपरागणी होते हैं। ये हो गया मेन पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे अगला जो मेन पॉइंट है कि इसमें अनेक विपरीत लक्षणों पाए जाते हैं और मेंडल के विपरीत लक्षणों की जोड़ी को ही एलील कहा जाता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इनमें अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, इसमें अनेक विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। मटर के फूलों में कृत्रिम विधि से परागण आसानी से करा सकते हैं, ये मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे ये तीन इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है जिसके कारण क्या किया था, मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया था। पहला तो यहाँ पे लिखना है कि मटर के फूल द्विलिंगी होते हैं, इसी कारण से वो स्वपरागणी होते हैं, और दूसरा लिखना है कि इसमें अनेक विपरीत लक्षण की जोड़ी पाई जाती है, यह आपको याद रखना है। अब देखिए मटर के पौधों में कृत्रिम विधि से परागण आसानी से कराया जा सकता है, तो ये बाबू आपको लिखना है कि मेंडल ने मटर के पौधों का चयन क्यों किया था। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये बाबू है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वैसे बायो आपको पता ही है कि बहुत ही कम पढ़ाते हैं सब्जेक्टिव, लेकिन आपको इतना पढ़ा देंगे कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये देखिए ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि मेंडल के प्रभावता का नियम क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
मेंडल की प्रभाविता का नियम क्या कहता है, और इतना आसान शब्द में आपको बताएंगे ना कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। मेंडल की प्रभाविता का नियम क्या है, समझिएगा बाबू कि मेंडल ने प्रभाविता का नियम में क्या बोला है, क्या कहा है, क्या सुना है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा, आज आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है। तो यहाँ पे लिखिए मेंडल की प्रभाविता का नियम। तो जब एक जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले बीजों के, यहाँ देखिए जीवों के बीच संकरण कराए जाते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभाविता लक्षण दिखाई देती है। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। समझिएगा बाबू, यहाँ पे इतना आसान डिफिनेशन आपको नहीं मिलने वाला। सबसे पहले मेंडल के प्रभाविता का नियम पूछा है ना, सबसे पहले आपको लिखना है मेंडल के प्रभाविता का नियम। अब देखिए, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों में, यहाँ देखिए, जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराए जाते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल क्या होती है, प्रभावी लक्षण दिखाई देती है। प्रथम पीढ़ी में क्या प्यारे बच्चों, F1 में क्या दिखाई देता है, प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, जिसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा इतना ही लिखना है। तो ये आप लोग उम्मीद है कि लिख दीजिएगा, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी बाबू याद रखिएगा। और एक दिन क्या कराएंगे ना, पूरा नोट्स आपको पढ़ा देंगे, 1 से लेके चैप्टर 5, 5 से लेके यहाँ देखिए 10, ऐसे आपको पूरा का पूरा पढ़ा देंगे। भले ही 3-3, 4-4 घंटा लगे, 4-5 दिन में आपका बायो का पूरा सब्जेक्टिव इतना गारंटी क्लियर करा देंगे। बायो का पूरा सब्जेक्टिव बाबू करा देंगे क्लियर, नोट्स की तरह करा देंगे, इतना गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए 5-5 चैप्टर, भले 2-3 घंटा लगे, लेकिन आपको पूरा का पूरा क्लियर होते चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है, मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है, मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को कि मेंडल क्या कौन सा है, तो मेंडल का पृथक्करण का नियम है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है, तो जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच को संकरण कराते हैं ना, तो F2 पीढ़ी में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए F2 पीढ़ी में यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, F पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण, यानी F1 में क्या होता है, प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, जिसे हम लोग प्रभावता का नियम कहते हैं। समझे, यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, प्रभावता का नियम में क्या होता है, F1 में प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावता का नियम। लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग अलग मतलब हो जाते हैं, इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। बाबू यहाँ पे बिल्कुल आसानी से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको अभी के अभी याद हो जाएगा, 100% है। देखिएगा क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि मेंडल के पृथक्करण का नियम, यहाँ देखिए मेंडल के पृथक्करण का नियम। तो यहाँ पे देखिए मेंडल के पृथक्करण का नियम क्या कहता है, ये आप लोग याद रखिएगा, मेंडल के प्रभावता का नियम, जिसमें प्रभाव दिखे प्रभावता का नियम, और जिसमें दोनों दिखे वो क्या होता है बाबू, यहाँ पे क्या होता है बाबू, पृथक्करण होता है। जैसे देखिए कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले बीजों को, यहाँ देखिए जीवों के बीजों को संकरण कराते हैं, तो यहाँ देखिए प्रथम पीढ़ी यानी F1 में क्या होता है, केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं, एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाता है, इसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो बाबू इसे याद रखिएगा, इतना शॉर्ट एकदम, इतना अच्छा डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, 100% है। तो सभी बच्चे इसे याद रखिएगा बाबू, पृथक्करण का नियम। और प्यारे बच्चों यहाँ देखिए सभी बच्चों को याद रखने की प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम क्या होता है, तो सभी बच्चे इसे याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि सहलंगता क्या है, क्या लिखा है कि सहलंगता क्या है बाबू, सहलंगता क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहलंगता आखिर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज जो करा रहे हैं आप लोग प्लीज कर लीजिए, उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब बायो का ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखिए बायो का क्या करेंगे, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक का एक बार कराएंगे, चैप्टर वाइज कराएंगे, जिससे आपका पूरा क्लियर होगा और आपका तो एक रिवीजन भी हो जाएगा, और दूसरा जिसको याद नहीं होगा उसको समझ में भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे सहलंगता का नियम क्या कहता है, तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर तथा दूसरे के पास स्थित हो, यहाँ पे देखिए, लेकिन स्वतंत्र यहाँ पे क्या अपयूहन नहीं दर्शाते हैं, बल्कि साथ साथ यहाँ पे देखिए मानसून, यहाँ पे क्या मानसूनगत, यहाँ पे क्या वंशगण, यहाँ पे क्या हो जाएगा वंशागुणत, यहाँ पे देखिए होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सहलंगता कहते हैं। बाबू यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो बायो का होता है ना वर्ड, कभी कभी आपको आता भी होगा, थोड़ा थोड़ा दिक्कत दे सकता है। देखिए क्वेश्चन है कि जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर, जब 2 या 2 से अधिक जीन
एक ही गुणसूत्र पर यहाँ पे देखिए तथा एक दूसरे के पास पास स्थित हो लेकिन स्वतंत्र अपयूहन नहीं दर्शाते हैं बल्कि एक साथ साथ क्या कहते हैं वंशानुगत होते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं तो सहलंगता कहते हैं। तो बाबू इसको भी याद रखना है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। अगला आ जाइए, आप देखिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम आपको पढ़ाए थे कि डाउन सिंड्रोम के कारण क्या होता है, बच्चे मंदबुद्धि बुड़बक हो जाते हैं और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है 2n+1 हो जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। अब देखिए डाउन सिंड्रोम क्या होता है, देखिए जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र को यहाँ देखिए जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र के यहाँ गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं तो इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम या यहाँ देखिए एकाधिक सूत्रा कहते हैं। यहाँ देखिए एक अधिक सूत्र बढ़ जाना यानी क्या एकाधिक सूत्रा कहते हैं, सूत्रता कहते हैं। तो बाबू इसको ध्यान रखिएगा कि डाउन सिंड्रोम अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, तो देखिए जब 21वें जोड़ी गुणसूत्र के यहाँ देखिए 2 के बजाय क्या हो जाते हैं 3 हो जाते हैं, उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब देखिए आप देखिए इसे यहाँ देखिए मंगोली आप देखिए जड़ता भी कहते हैं, यहाँ देखिए इसको मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इतना कुछ मत समझिए, यहाँ देखिए समझिए कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो जब 21वें गुणसूत्र के जोड़ी में क्या होता है 2 के बजाय क्या हो जाते हैं 3 हो जाते हैं, तो यहाँ देखिए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें यहाँ देखिए 47 गुणसूत्र हो जाते हैं बाबू, हमारा गुणसूत्र कितना होता है 46, लेकिन इसमें क्या हो जाते हैं +1 हो जाते हैं, यानी इसमें क्या हो जाता है 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसमें क्या होता है इनकी जो भी बच्चा होगा ना तो उसका क्या होगा 16 से 17 वर्ष में ही मृत्यु निश्चित है। जिसको डाउन सिंड्रोम होगा जिसमें एक गुणसूत्र ज्यादा होता है बाबू, उसमें क्या होते हैं उनका 16 से 17 की वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु क्या होती है हो जाती है। इनकी गर्दन मोटी, त्वचा यहाँ पे क्या होती है खुरदरी, जीभ मोटी आदि डाउन सिंड्रोम के लक्षण है। देखिए यहाँ पे अगर आपसे लक्षण पूछे तो डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या है, गर्दन मोटी हो जाएगी, त्वचा यहाँ पे क्या हो जाएगा खुरदुरी हो जाएगी, जीभ मोटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है यही सब क्या है डाउन सिंड्रोम के लक्षण है। बस यहाँ पे याद रखें कि 21वें जोड़ी जो गुणसूत्र होता है तो उसमें 2 के बजाय क्या हो जाते हैं 3 हो जाते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू याद रखना है क्या डाउन सिंड्रोम। अगला आ जाइए बाबू कि डीएनए वो आरएनए में अंतर लिखे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 9 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से समझते चलिए कि डाउन यहाँ पे देखिए डीएनए और आरएनए क्या होता है। डीएनए और बाबू पूछा गया कि आरएनए में अंतर लिखें, तो बाबू डीएनए आरएनए क्या होता है। तो देखिए डीएनए में आपको लिखना है सबसे पहले बाबू कि इसका पूरा नाम डीऑक्सी आप देखिए राइबो अम्ल होता है, डीऑक्सी राइबो अम्ल होता है। सबसे पहले लिखना है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो अम्ल होता है, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिख दीजिएगा डीऑक्सी राइबो अम्ल होता है और इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लियक अम्ल होता है। किसका, तो यहाँ देखिए आरएनए का, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा सबसे पहला कि इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो अम्ल होता है, उसका क्या होता है इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। यहाँ देखिए दूसरा में लिखना है कि इसमें AGTC क्या पाए जाते हैं क्षारक पाए जाते हैं। यहाँ देखिए इसमें यहाँ देखिए ATC यहाँ पे क्या हो जाएगा AGTC क्षारक पाए जाते हैं और इसमें यहाँ पे लिखना है कि इसमें AGUC क्या होते हैं क्षारक पाए जाते हैं, यानी ये दूसरा यहाँ पे आपका अंतर हो गया। तीसरा लिखना है कि यहाँ देखिए केंद्र में पाए जाते हैं, यहाँ प्यार बच्चों यह केंद्रक में पाए जाते हैं, ये तीसरा हो गया कि यह क्या हो गया केंद्रक में पाए जाएंगे। और यहाँ पे आपको लिखना है आरएनए में कि यह केंद्रक में नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा। ये बाबू अंतर है जो कि आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगला लिखना है कि यह अनुवांशिक पदार्थ क्या कहते हैं कायम करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कायम करेंगे, कायम होगा। यह देखिए यह अनुवांशिक पदार्थ क्या करते हैं कायम करते हैं, लेकिन यह प्रायः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको इतना अंतर लिखना पड़ेगा। देखिए कि इसका पूरा नाम क्या होता है डीऑक्सी राइबो अम्ल होता है, उसका क्या होता है राइबो न्यूक्लियक अम्ल होता है। इसमें AGI और यहाँ पे AGTC यहाँ देखिए क्षारक पाए जाते हैं, जबकि इसमें AGUC क्षारक पाए जाते हैं। यह केंद्रक में पाया जाता है, यह केंद्रक में नहीं पाया जाता है। और यहाँ देखिए यह अनुवांशिक पदार्थ क्या करते हैं कायम करते हैं, लेकिन यह प्रायः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये अंतर भी लिखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का महत्व क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का महत्व क्या होता है, तो बाबू देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का महत्व क्या होता है, तो पैतृक निर्धारित करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा पैतृक निर्धारित करना। अब यहाँ देखिए व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में किया जाता है, व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को
उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए हत्या बलात्कार जैसे घटनाओं में दोषी की पहचान करने में, यहाँ देखिए हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, जैसे यहाँ देखिए कोई भी हो उसमें दोषी की पहचान करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। अब देखिए बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आपको महत्व बताना है तो सिंपल से आपको लिखना है कि पैतृक निर्धारण में व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में, हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी को पहचान करने के लिए, बाढ़ भूकंप में मारे जाए वाले लोगों की पहचान करने में, ये सब क्या होता है, इसमें सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। यानी प्यारे बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। लेकिन अब यहाँ देखिए ऐसा छोटा क्वेश्चन मतलब कम क्वेश्चन नहीं लाएंगे, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे। तो यहाँ देखिए फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद से चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और यहाँ पे जो भी बच्चे पीडीएफ नोट्स नहीं लिया है ना, फटाफट से ले लीजिए। नंबर नोट कीजिए 91 35 74 20 24। आप इस पे फटाफट से मैसेज करके जल्दी जल्दी क्या कीजिए, आप लोग पीडीएफ और नोट्स ले लीजिए और पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अब देखिए आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हम आपको बताते हैं कि आप लोग को पीडीएफ कहाँ मिलेगा। सबसे पहले अपने फोन में गूगल या क्रोम ओपन करना है। जैसे ही आप लोग ओपन कीजिएगा, यहाँ आप देखिए आपको गूगल या क्रोम में आना है और सर्च बार लिखना है। क्या लिखना है बाबू, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। सर्च बार में यहाँ पे क्या लिखना है आपको, देखिएगा आस्क बोर्ड, ऐसे लिखा रहता है ना, सर्च बार में आस्क बोर्ड लिखना है। जैसे लिखिएगा ऐसा आएगा, आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे एक बार क्लिक करेंगे ना, सबसे पहला बात तो यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट देना है, और दूसरा बात यहाँ पे क्या बाबू, यहाँ पे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण अभिक्रिया को आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आइए महत्वपूर्ण अभिक्रिया डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए। तो चलिए बाबू इतना काम कर लीजिए, आके डाउनलोड कीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। तो मिलते हैं यहाँ पे 11 बजे वाली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।